लाली की शादी रंजन से होती है। वो गांव की होती है। जब रंजन गांव में सैर करने जाता है तब उसे लाली से प्यार हो जाता है। रंजन की खुशी के कारण उसके घर वाले उसका और लाली का रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। लाली की जेठानी तृप्ति एक पढ़ी लिखी लड़की होती है। एक दिन जब तृप्ति की सहेलियां उसके घर आती हैं तभी। हेलो तृप्ति, हाउ आर यू? कितनी फिट और ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। सीरियसली तृप्ति, तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। फोटोज से ही सब अच्छे दिख रहे हैं। हाँ गाइस, यू आर राइट। तभी वहां पर तृप्ति की देसी देवरानी लाली आ जाती है और वो सबके लिए कॉफी बनाकर लाती है। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ लाली, गांव की छोरी। ये लो, आप लोगन के वास्ते हम ही कॉफी बनाकर लाई है। हैव अ गुड टाइम। बाय, एंजॉय कीजिए। यार तृप्ति, तेरी ये देवरानी बड़ी फनी है। हम इसके हाथ की कॉफी नहीं पियेंगे। गांव के गंवार के हाथ की कॉफी पीकर किसी को मरना थोड़ी है। तृप्ति की सहेलियां लाली की बातों को सुनकर पेट दबा दबा कर हंसती हैं और इस तरह तृप्ति की खूब बेइज्जती होती है। सहेलियों के जाने के बाद। लाली, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या? तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेरी फ्रेंड्स के आने के बाद तुम बाहर आना भी मत, लेकिन नहीं, तुम आई और तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां भी उड़ाई। सारी जेठानी जी, हमको पता नहीं था। हमसे भूल हो गई है। माफ कर दियो। अब तुमने मेरी नाक तो काट दी और अब माफी मांगकर क्या फायदा, डफर मैड वुमेन। ठीक बा, अगर आपकी नाक कट गई है तो हम एक काम करते हैं, ओका कैंची से फिर से जोड़ दई है। कहाँ रखी है कैंची? ओह गॉड, ये कैसी देसी देवरानी दे दी मुझे आपने। एक दिन अचानक से तृप्ति देखती है कि लाली पूरे घर में गोबर लीप रही है। तृप्ति अपनी नाक को कवर करते हुए कहती है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये सब क्या नौटंकी है तुम्हारी अब? अरे जेठानी जी, आप अंधी हो गई हो क्या? अरे हम ही गोबर लीप रहे हैं। घर में गोबर लीपने से घर में सुख शांति और लक्ष्मी मैया का वास बना रहता है, ओकरे खातिर। वाह बहू, ये तो तुम बहुत ही सही कर रही हो। अरे क्या सही कर रही हो माँ जी? मुझे इस गंदी बदबू से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए इस गंवार और जाहिल औरत को कह दो कि ये सब अभी के अभी साफ कर दे। इडियट, नॉनसेंस। तृप्ति गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब तृप्ति और उसका पति रोमिल दोनों बाहर से बारिश में भीग कर आते हैं तभी लाली देखती है कि उसके जेठ रोमिल का फोन तो भीग चुका है। हाय दया, ये तो जेठ जी का फोन हुआ है। लेकिन ये तो भीग चुका है इस भरी बरसातिया में। हमका इसका कुछ तो करना होगा। एक तो ठीक करने का उपाय है हमारे पास। लाली अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाकर उस फोन को रसोई में ले जाती है और ओवन में रख देती है। हमका अच्छे से याद है, रंजन जी ने कहा था कि ऊ फ्रिज है, जौन माँ गरम चीजन ठंडी हो जावत है, और ई ओवन है, जौन माँ ठंडी चीज गरम हो जावत है। तो ई जेठ जी का फोनवा भी एकदम अच्छे से गरम होकर सूख जाएगा। ई के बाद जेठ जी और जेठानी जी बहुत ही खुश हो जाएंगे। हाँ। लेकिन 5 मिनट बाद अचानक से वो ओवन ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। तृप्ति लाली की इस गलती को देख और ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम्हें 1000 बार समझाया है, पर फिर भी तुम अपनी घटिया अनपढ़ों वाली हरकतों से बाज नहीं आओगी ना लाली। अरे 1 हफ्ते पहले ही मैंने रोमिल को ये नया फोन गिफ्ट किया था। कितना महंगा फोन था ये, तुम्हें पता भी है क्या? बेवकूफ नालायक औरत। लेकिन जेठानी जी, हमका लगा कि ई फोनवा तो खराब हुई गवा है। ऊके लिए ही हम ई का ओवन में रख दिए ताकि ई सूख जाए। लाली, ये फोन वाटरप्रूफ है, जिसका मतलब है कि ये फोन अगर पानी में भीग भी जाए तो भी खराब नहीं होगा। जाने दो ना तृप्ति। लाली गांव से आई है,
उसे शहरी तौर तरीके में ठीक से एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। आई एम सॉरी रोमिल भैया, तृप्ति भाभी, आई एम सॉरी। चाहिए तो मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है देवर जी। मैं और मेरे पति आपसे भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। अगर आपको हमारे लिए कुछ करना ही है तो प्लीज फॉर गॉड सेक अपनी इस गंवार बीबी को फिर से गांव छोड़ाइए। तंग आ गई हूँ मैं इसकी रोज रोज के बेवकूफियों से। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन लाली गलतियों पर गलतियां करती जाती है। आखिर वो भी क्या करती भला, उसे शहर के तौर तरीके ठीक से अब तक पता ही नहीं चले थे। एक दिन जब तृप्ति अपना टिफिन घर पर ही भूल जाती है, तभी हाय दया, ये जेठानी जी तो आपन टिफिन यहाँ ही छोड़कर चली गई। हम क्या करें? एक को काम करते हैं, घर के ड्राइवर भैया से कहकर जेठानी जी के ऑफिस में ये टिफिन पहुंचा देती है। लाली घर के ड्राइवर के साथ जाती है और तृप्ति के ऑफिस पहुंचती है। तृप्ति ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी वहां पर लाली आ जाती है और वो बीच प्रेजेंटेशन मीटिंग में उसे रोक देती है और उसे बीच प्रेजेंटेशन मीटिंग में रोककर कुछ कहती है। सारी जेठानी जी, ये आप अपन टिफिन भूल गई थी घर पर, ओकरे कारण हमका यहाँ आना पड़ा, वरना आप आज भूखी रहती। ये क्या बदतमीजी है तृप्ति जी, प्रेजेंटेशन के बीच आपके रिश्तेदार यूं आकर मीटिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। वी आर सॉरी, लेकिन हम आपसे ये डील साइन नहीं करेंगे और आपके प्रमोशन को भी रोक देंगे। रियली अनएथिकल बिहेवियर। बट सर, अब मेरी बात तो सुनिए सर। वो क्लाइंट्स नाराज होकर उठ जाते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद तृप्ति का खून बुरी तरह खौल जाता है। मिल गई अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक, हो गया तुम्हारा मकसद कामयाब। तुम्हारे कारण आज कितना बड़ा लॉस हुआ है मेरे हाथों, पता है? अब कंपनी वाले ना मेरा प्रमोशन करेंगे और ना ही मेरी सैलरी बढ़ाएंगे। लेकिन जेठानी जी, हमका लगा कि अरे जस्ट शट अप। हर बार जब देखो तब हमका लगा और तुमका लगा करती रहती हो, बड़ी इडियट। तृप्ति अब लाली से बात करना बंद कर देती है। बेचारी लाली उसे 100 बार मनाने आती है और 100 की 100 बार माफी भी मांगती है, लेकिन तृप्ति उसे माफ नहीं करती। फिर एक दिन तृप्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तभी घर पर कोई नहीं होता। सभी ड्राइवर के साथ कार में सवार होकर एक रिश्तेदार के पास गए होते हैं। अब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है और सांस लेने को भी दिक्कत हो रही है। हाय मोरी मैया, अब हम क्या करें? घर पर तो कोनो नहीं है, आस पड़ोस में तो हम कोनो को पहचानते भी नहीं है और ना ही हमका जेठानी जी को अस्पताल ले जाना आएगा। हम क्या करें? हाँ, समझ गई। अब हम जेठानी जी को अपन देसी नुस्खे से ही ठीक करेंगे। लाली घर के आंगन में लगे पौधों को तोड़कर हल्दी और पौधों के साथ अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर काढ़ा बनाती है और उससे तृप्ति को अपने हाथों से पिलाती है, जिसके बाद तृप्ति पूरी तरह ठीक हो जाती है। पूरे दिन लाली तृप्ति के पास ही बैठी हुई थी और उसकी खूब देखरेख कर रही होती है। लाली के इतने अच्छे बर्ताव से तृप्ति को अपने किए पर खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो लाली, मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारे देसी और अनपढ़ होने के ऊपर ताने कसे और बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन आज तुम्हारे देसी नुस्खे की वजह से ही मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। तुम घटिया नहीं, दुनिया की सबसे बेस्ट देवरानी हो सके तो अपनी इस बड़ी बहन को माफ कर देना जेठानी जी। दोनों जेठानी देवरानी भावुक होकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं और उस दिन के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और वो साथ में हंसी खुशी रहने लगती हैं। कहते हैं हर लड़की के जीवन का सफर उसके मायके से ससुराल तक का होता है, लेकिन फिर रिद्धिमा के जीवन का सफर ससुराल से मायके तक क्यों हुआ और कैसे तय हुआ? रिद्धिमा अपने पति गौरव, सास मालती, ससुर हसमुख और ननद शेफाली के साथ रहती थी। रिद्धिमा और गौरव की शादी को पूरे 1 साल से भी ऊपर हो चुका था। एक दिन
जब गौरव अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहा था तब वो अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ वहां पर आता है। ईशा और गौरव दोनों ने ही शादी कर ली थी। माँ, मिली अपनी नई बहू से, यह है ईशा। ईशा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी और शेफाली। अरे वाह बेटा, क्या बात है, तुम नई बहू ले आए। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? गौरव ने नई शादी की है, घर में मेरी सौतन लाई है और आप उसे उस बात की शाबाशी दे रही हो। मेरे बेटे ने तुमसे अच्छी बहू लाई है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। और किसने कहा कि एक आदमी दो शादियां नहीं कर सकता। गौरव भैया, मुझे नई भाभी बहुत पसंद आई। लव यू ईशा भाब्स, लव यू शेफाली। रिधवा एकदम से ये सब देखकर हैरान और दंग रह चुकी थी। एक पल में जो पति उसका था वो अब किसी और का हो चुका था। एक पल में जो ससुराल उसका था वो अब किसी और का हो चुका था। और अब वो एकदम अकेली पड़ चुकी थी। वो रसोई में अकेली ही रोती है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। गौरव गौरव ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उससे इतना प्यार किया है और हम दोनों पति पत्नी थे। हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन अब हो चुके हो। गौरव अगर तुमसे प्यार करता तो वो मेरे पास कभी नहीं आता। कुछ तो कमी रही होगी ना तुम में, जो उसने मुझ में देखी। सही यही रहेगा कि तुम अब अपना रास्ता देख लो, क्योंकि यहाँ रहकर तो तुम्हें रोज दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। इतना कहकर ईशा वहां से चली जाती है, लेकिन रिधिमा अपने आंसू पोंछकर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और गौरव मेरा सुहाग है। मैं उसे फिर से पाकर ही रहूंगी। तो क्या हुआ अगर वो भटक गया है तो? मैं ईशा और गौरव के बीच में इतनी दरारें लाऊंगी कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे और गौरव फिर से मेरा हो जाएगा। रिधिमा अपना मकसद तय कर लेती है। अगले हफ्ते जब गौरव की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तभी रिधिमा गौरव के लकी शर्ट को चुपके से इस्त्री से जला देती है। अब ये स्त्री से जला हुआ शर्ट देखकर गौरव ईशा पर खूब भड़केगा, क्योंकि ये शर्ट स्त्री करके ईशा ने रखा था और उसे लगेगा कि ईशा के हाथों से ये शर्ट जली है। तभी रिधिमा को कमरे में किसी के आने की आहट होती है, इसलिए वो पर्दे के पीछे छुप जाती है। कमरे में गौरव और ईशा आए होते हैं और गौरव जब जला हुआ शर्ट देखता है तब, ओह नो, ये क्या ईशा, ये शर्ट कैसे जल गया? ये मेरा लकी शर्ट है, मैं हर शुभ काम में इसे ही पहनता हूँ। अब सॉरी गौरव, मुझे माफ कर दो। मैंने जब स्त्री किया था तब तो कुछ नहीं जला था और शायद मैंने ठीक से देखा ही नहीं होगा। कोई बात नहीं ईशा बेबी, मेरी जिंदगी में तुम आ गई हो ना, तुम ही मेरा लकी चार्म हो। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और लकी चार्म की क्या जरूरत। ओह बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू ईशू डार्लिंग। रिधिमा ने जिस तरह प्लान रचाया था वैसा तो कुछ होता ही नहीं, बल्कि उसका पूरा उल्टा हो जाता है। ईशा और गौरव एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और ये देखकर रिधिमा को बहुत बुरा लगता है। ये क्या हो गया? मैंने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन रिधिमा यहीं पर हार नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन रिधिमा गौरव के शर्ट पर लिपस्टिक के निशान लगाती है। अब देखना, जब ईशा गौरव की शर्ट पे ये लिपस्टिक के निशान देखेगी तब वो उससे झगड़ा करेगी और इनका यही झगड़ा इनकी जुदाई में बदल जाएगा। लेकिन जब ईशा उस शर्ट को देखती है तभी, गौरव, ये लिपस्टिक का निशान किस चुड़ैल का है? कैसी बातें कर रही हो ईशा बेबी? मेरी लाइफ में अब शर्ट्स पर लिपस्टिक के निशान लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही है और किसी को नहीं। ऑफ कोर्स ये तुम्हारी लिपस्टिक का ही निशान है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कल रात को ही तो हमने हमारी सैटरडे नाइट मनाई थी। हाँ बेबी, वैसे ये देखो, हमारी हनीमून की टिकट्स हम मनाली जा रहे हैं हनीमून मनाने। वाह, कितना मजा आएगा वहाँ पर। थैंक यू गौरव, मनाली मेरी फेवरेट जगह है। बहुत मजे करेंगे हम वहाँ पर। और ढेर सारा रोमांस भी। इस बार भी रिधिमा की चाल उल्टी पड़ जाती है और ईशा और गौरव दोनों ही हनीमून की तैयारियां करने लगते हैं। मेरी हर एक चाल नाकामयाब होती जा रही है। नहीं, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं अपने मकसद को पूरा करके ही रहूंगी। ईशा और गौरव को अलग होना ही पड़ेगा। मैं उन दोनों को हनीमून पर जाने ही नहीं दूंगी। रिधिमा ईशा के कमरे में तेल गिराती है
और जब ईशा कमरे में जाती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ती है। ईशा के पैर में बहुत गहरी मोच आ चुकी थी, जिस कारण गौरव और उसे हनीमून के प्लान कैंसिल करने पड़ते हैं और गौरव ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरे 1 हफ्ते तक ईशा के पास उसकी देखरेख करने के लिए रुक जाता है। चलो, मेरे पैर में मोच आने से एक बात तो अच्छी हुई। तुम और मैं, हम दोनों ने 1 हफ्ते दिन रात एक साथ समय बिताया। हाँ ईशा, अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। रिद्धिमा का हर एक प्लान लगातार फ्लॉप होते जा रहा था और अंत में ईशा और गौरव को साथ में खुश देखकर रिद्धिमा को एहसास हो जाता है। बस अब मैं और जतन नहीं कर सकती गौरव को वापस पाने का। मैं उस घड़े में कंकड़ फेंक रही हूँ जिसमें से कभी पानी ऊपर आएगा ही नहीं। गौरव अब पूरी तरह से ईशा का हो चुका है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश है। मुझे अपने आत्मसम्मान को चुनना होगा और इस रिश्ते से खुद को आजाद करना होगा। शायद यहीं तक का था मेरा सफर, मायके से ससुराल और अब ससुराल से मायके तक। रिद्धिमा घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और कुछ ही महीने के टाइम पीरियड के बाद रिद्धिमा गौरव को तलाक दे देती है, जिसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगती है और नई जॉब ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात प्रेम नामक एक भले और नेक दिल वाले आदमी से होती है। कुछ ही दिनों में रिद्धिमा और प्रेम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगते हैं। रिद्धिमा, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी प्रेम। जब ऑफिस में संडे की छुट्टी होती है ना, वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा होता है क्योंकि तब मैं दिन भर तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। पगले, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना रिद्धिमा, कल मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, एक बहुत बड़ी बात। क्या कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है। रिद्धिमा के जन्मदिन के दिन प्रेम उसके घर आकर घुटने टेक कर उसे उसके माता पिता के सामने प्रपोज करता है। रिद्धिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने प्यार के मामले में अपनी जिंदगी में बस ठोकरें ही खाई हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या तुम मेरे साथ फिर से एक बार अपने मायके से ससुराल तक का सफर तय करना चाहोगी? हाँ प्रेम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हाँ, मैं मायके से ससुराल तक का सफर तय करने के लिए तैयार हूँ। प्रेम रिद्धिमा को अंगूठी पहनाता है। कुछ ही दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की विधि विधान के साथ शादी हो जाती है और रिद्धिमा अपने नए ससुराल में जाकर बहुत खुशी से रहती है।